प्रसाद है, उसे प्रसाद समझ करके पाइए। और अगर वो दूध नहीं दे रही हैं तो भी प्रत्येक सनातनी के आंगन में एक गौ माता दर्शन के लिए जरूर होनी चाहिए। और उनकी सेवा कब तक होनी चाहिए? जब तक वो अपने शरीर से जीवित हैं तब तक उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जब गौ माता अपना शरीर त्यागती हैं तब वो 2 आशीर्वाद देती हैं। पहला आशीर्वाद ये देती हैं कि बेटा तूने मेरे जीवन में खूब सेवा की है, अब जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो मेरा आशीर्वाद है तेरा बेटा भी तेरी इसी प्रकार से सेवा करेगा। और जब शरीर छोड़ करके वैतरणी पार करने का समय आएगा तब चिंता मत करना, मेरा दूसरा आशीर्वाद है जब मैं आऊंगी और मेरी पूंछ पकड़ करके मैं तुझे वैतरणी पार ले जाऊंगी। यानी कि अगर गौ माता की हम भाव से सेवा करें तो वो हमें लौकिक सुख भी दे सकती हैं और पारलौकिक सुख भी दे सकती है। क्योंकि महाभारत के अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्वों में लिखा है 69वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि मात्रः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा। गाय माता सारे चराचर जगत की माता है और सारे सुखों की एकमात्र अधिष्ठात्री दाता है, सारे सुख दे सकती है। तो जब तक हमारे पूर्वज गौ माता के सानिध्य में रह करके उनकी सेवा करते थे तब तक तो सुखी रहते थे। और आज हमने गौ माताओं को सिर्फ दूध के लिए रखा, दूध दिया तब तक रखा और फिर हमने उनको छोड़ दिया। क्यों? और देखिए पहली बात यह है कि कई सारे लोग गाय माता को पहचानते नहीं हैं। मुझे मैथिली भाषा आती नहीं, पर जो चर्चा चल रही थी उसमें यही चर्चा चल रही थी कि जर्सी भी तो गाय ही है, लेकिन जर्सी गाय नहीं, जर्सी माने जरा जरा सी गाय जैसे दिखने वाली, इसलिए गाय कहा जाता है। विदेशों में एक यूरास नाम का जीव था, सुअर जैसा दिखने वाला, लेकिन उसके बच्चे बड़े हष्ट पुष्ट और मोटे थे। तो वैज्ञानिकों ने विचार किया कि इस प्राणी के, इस यूरास नाम के जीव के बच्चे इतने हष्ट पुष्ट हैं तो यदि इसका दूध इंसान पिएगा तो वो कितना हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो उस यूरास नाम के जीव का क्रॉस करवाया दूसरे जीव के साथ में और 70वें नंबर की जो पीढ़ी प्राप्त हुई उस प्रयोग में वो थी जर्सी। और हमारे भारत में जर्सियों का प्रचलन नहीं था। हमारे यहाँ पर देसी वेद लक्षणा गौ माता हुआ करती थी जिनके लक्षण वेदों में बताए हैं और उन्हीं की सेवा हमारे यहाँ होती थी। लेकिन हमारे यहाँ पर श्वेत क्रांति के नाम पर जर्सियों को विदेशों से लाया गया और आज वर्तमान में जहाँ जर्सी भारत में सबसे पहली बार आई, पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी पंजाब में है। द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट कहती है कि लगातार जो जर्सी का दूध पीता है, 20 साल तक अगर आप जर्सी का दूध लगातार पिएंगे तो शरीर में शुगर, कैंसर, ऑटिज्म, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों की प्रतिशतता 22.5% तक बढ़ जाती है। आज कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं, शुगर के रोगी बढ़ रहे हैं और सिजोफ्रेनिया ऐसी बीमारी है जो हो जाती है मालूम नहीं चलती, उसके पेशेंट बढ़ रहे हैं। आपको विश्वास नहीं हो, पंजाब में जो सर्वे किया गया है उस सर्वे के अकॉर्डिंग पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर के रोगी हैं। आज वर्तमान में कैंसर के सर्वाधिक रोगी पंजाब में हैं क्योंकि जर्सियों का हब भी पंजाब ही है। और इतने कैंसर के रोगी हैं कि वहाँ से बठिंडा से एक ट्रेन चलती है, जो पंजाब का एक क्षेत्र है, राजस्थान बॉर्डर से पंजाब बॉर्डर पे बठिंडा, वहाँ से एक ट्रेन चलती है जो राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में आती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, द तुलसी कैंसर, आचार्य तुलसी कैंसर रीजनल हॉस्पिटल। सारे कैंसर के रोगी या तो अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं या कैंसर के रोगियों के रिश्तेदार जो हैं उनसे मिलने के लिए आते हैं। इसलिए सरकार ने उस ट्रेन का नाम क्या रखा है? कैंसर ट्रेन। अब चाहे तो गूगल करके देखिए, इतने वहाँ पे कैंसर के रोगी हैं क्योंकि जर्सियाँ पंजाब में ज़्यादा हैं। तो यदि हमें बीमार होना है और हमें मरना ही है, हमने ठान लिया है कि हमको तो मरना है, तब तो आप जर्सियों का दूध पीजिए। लेकिन स्वस्थ रहना है तो देसी वेद लक्षणा गौ माता का दूध पीना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि देसी वेद लक्षणा गौ माता क्या होती है? आपके पीछे जो बैनर लगा है इसमें आपको एक गौ माता का दर्शन हो रहा है, नंदी बाबा का दर्शन हो रहा है। गौ माता की मूलभूत 3 पहचान होती है। प्रथम पहचान, गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ सा हिस्सा होता है शिवलिंग जैसा, जिसको कहा जाता है केलू तिल, जो आपके यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं। वो ककुत तो हिंदी शब्द है ही, हम भी बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ उसको थुई बोला जाता है, थुई, कुकुट, ठाट, कंदोल, अलग अलग भाषा में उसको अलग अलग शब्द से पुकारा जाता है। हमारे यहाँ पे कोलू और तिलवा कहा जाता है। तो ये इसकी मूल पहचान है, ये होना बहुत जरूरी है। ये गौ माता की पहली पहचान है। और दूसरी पहचान, गौ माता के गले में गलकंबल होती है। जब हमारी मैया जी ठुमुक ठुमुक के चलती हैं तो वो गलकंबल झालर झूले की तरह हिलनी चाहिए। और तीसरी पहचान, जब गौ माता जी प्रेम से हंबाराव करते हैं तो प्रणव घोष निकलता है माँ शब्द का,
वो गौ माता है। और जो जर्सी होती है ना, जर्सी, रेडियन, फ्रिजियन, हॉलिस्टन, वर्णशंकर हाइब्रिड जिसे कहा जाता है, इनकी पहचान क्या? इनके पीठ पर तिल नहीं होता है, इनके पीठ पर वो कुकुद जो होती वो नहीं होती, एकदम हमारे हाईवे की तरफ बिल्कुल सपाट। गले में गल कंबल नहीं होती, मक्खी बैठे तो स्लिप होकर सीधी नीचे आ जाए। और बोलने पर तो ऐसा बोलती है, ऐसा लगता है जैसे बाजा पुपाड़ी बज रहा हो। उसकी आवाज हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है। उसका दूध हमारे लिए जहर है। एक पुतना हमारे ठाकुर जी को जहर पिलाने के लिए आई, हमारे ठाकुर जी ने तो जहर भी पिया, दूध भी पी लिया और उसकी प्राण भी पी ली। लेकिन ये जो कलयुगी पुतना हमारे घरों में बैठी है ना, उसका दूध हमारे शरीर में जाएगा तो बीमारी बन करके ही वो हमारे शरीर में फूटेगा। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए वेद लक्षणा गौ माता हमारे आंगन में होनी चाहिए। लेकिन आज आंगन में गौ माता नहीं रही। क्यों? क्योंकि हमने गौ माताओं को बाहर निकाल दिया। और जब गौ माताएं घरों से निकल जाती हैं तो वो कटने के लिए जाती हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज वर्तमान समय में एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट कहती है कि हमारे यहाँ पर 80,000 गौ माताएं प्रतिदिन की कट रही हैं। विचार करिए, जो हमारी भारत की आधार स्तंभ है, हमारे धर्म की रीढ़ की हड्डी, हमारे वैदिक धर्म की मूलभूत पहचाने हैं, जिसके लिए राम जी धरती पर आए, जिसके लिए हमारे कन्हैया ने 12 वर्ष तक नंगे पांव रह करके गौ माताओं को चराया। ऐसी राम कृष्ण की प्यारी गौ माता आज वर्तमान समय में एक दिन की 80,000 की संख्या में काटती जाती है। आजादी से पहले हमारे भारत में 80 करोड़ गोवंश हुआ करता था और आज आजादी को 80 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और काले काले अंग्रेज जब से कुर्सियों पे आके बैठे हैं, हमारे यहाँ पर 80 करोड़ गौ माताओं की संख्या आज 8 करोड़ बच गई है। इतना गोवंश हमने आजादी के बाद खो दिया। काश हमारे देश को यहाँ तो आजादी नहीं मिली होती तो भी गौ माताओं की स्थिति शायद इससे ठीक होती। लेकिन दुर्भाग्य ही हमारा कि आजाद हिंद में, जिस हिंद को आजादी दिलाने में गौ माताओं की भूमिका थी, देश आजाद हुआ और गौ माता तो गुलाम की गुलाम ही रहेगी। मंगल पांडे का नाम आप सुने होंगे। मंगल पांडे ने जब विरोध किया तो 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ। और मंगल पांडे के विरोध करने का कारण क्या? जो उन्हें कारतूस दिए जाते थे उसके ऊपर गाय माता जी की चर्बी की टोपी लगी रहती थी, जिसे मुंह से तोड़ना पड़ता था। उन्होंने इस बात का विरोध किया, तब जाकर के यहाँ पे 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ। 90 वर्षों तक संघर्ष चला और हमारे देश को आजादी मिली। लेकिन उस गौ माता को हमने बुला दिया। उस गौ माता के लिए आजाद हिंद में भी कोई कार्य नहीं किया गया। जब देश आजाद हो रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और कई गणमान्य लोगों ने ऐसे सुनहरे सपने देशवासियों को दिखाए कि जब देश आजाद होगा गौ हत्या बंदी का कानून सबसे पहले लागू होगा। आजादी के 80 साल हो गए, संविधान की कलम आज भी तरस रही है। इस प्रकार का कोई कानून हमारे देश में लागू नहीं हुआ है। उल्टा हमारे यहाँ पर कत्लखानों को लाइसेंस बकायदा सरकार की ओर से प्रति वर्ष दिया जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में जहाँ 300 कत्लखाने भारत की धरती पर थे, आज हमारे हाथ में सत्ता आने के बाद में वो 4000 में बदल चुके हैं। आज 4000 लाइसेंस कत्लखाने जहाँ पर सरकार लाइसेंस देती है और बकायदा वहाँ पर 80,000 गौ माताएं प्रतिदिन की पूरे भारतवर्ष में कट रही। अवैध कितनी कट रही हमें मालूम नहीं है, क्योंकि अवैध कत्लखानों की संख्या भी हमें मालूम नहीं है। अब विचार करिए गोवंश कितना खतरे में है। अगर इसी दर से, इसी तरीके से गौ माताएं कटती रहेंगी, आने वाले समय में गौ माताएं बचेंगी ही नहीं। जब गाय ही नहीं बचेगी तो हमारी संस्कृति कैसे बचेगी? क्योंकि हमारे पास में अगर कोई शक्ति है तो वो गौ माता की सेवा की शक्ति है। यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहाँ से, लेकिन बाकी बचा है हिंदुस्तान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन डोरे जहाँ हमारा। इतनी संस्कृतियां आई और चली गई, लेकिन सनातन संस्कृति जीवित है क्योंकि हमारे पास में गौ सेवा की शक्ति है। लेकिन अगर वो गौ माता ही नहीं रही तो फिर हमारी संस्कृति नहीं बचेगी और भारत खंड खंड हो जाएगा। फिर हमारा कहाँ अस्तित्व बचेगा? अभी तो हम ये लाल पीले वस्त्र पहन करके यहाँ पर तिलक लगा करके बैठे, अगर स्थितियाँ इतनी गंभीर हुई तो हमें गोल गोल टोपियाँ पहननी पड़ेगी, ऐसी हमारी स्थिति बन जाएगी। या फिर हमें अपने प्राण दे करके प्राणों को आहूत करना पड़ेगा। तो उसके लिए गौ संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो गौ माता की सेवा हो, गौ माता की सुरक्षा बढ़े और गौ माता को सर्वोच्च सम्मानित पद राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित किया जाए, इसके लिए ब्रज के सभी संतों ने मिलकर के एक बहुत सुंदर अभियान गौ सम्मान आह्वान अभियान जो है इसकी नींव रखी है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? ना तो इस अभियान का उद्देश्य कोई नाम प्रसिद्धि चाहना है, ना कोई पैसा चाहना है। इस अभियान का उद्देश्य मूलभूत 3 है। पहला,
हमारे भारतवर्ष में गौ हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर विराजमान किया जाए और पूरे भारतवर्ष में एक केंद्रीय कानून बने। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कोहिनूर से लेकर के कांडला तक एक कानून बने और वो ये है कि पूरे भारतवर्ष में अब गौ हत्या नहीं होगी, गौ हत्या करने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा। ऐसा कोई कानून हमारे यहाँ पर बने, इस भाव से इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। और इस अभियान की पूरी कार्य योजना पहले जितने भी हमारे संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो अभियान चले हैं, उन अभियानों में, आंदोलन में जो कमियां रही हैं, जो खामियां रही हैं, उन सभी कमियों पर विचार करते हुए और उन सभी कमियों को दूर करते हुए इस बार इस अभियान को मजबूती से सभी संतों ने प्रारंभ किया है। इसका कोई मुखिया नहीं है। आप विचार करेंगे कि कोई संगठन इसे चला रहा होगा, गायत्री परिवार के लोग चला रहे होंगे, इसे तो शंकराचार्य परंपरा वाले लोग चला रहे होंगे, आरएसएस चला रहा होगा। कोई संगठन इसका मालिक नहीं है, क्योंकि गाय माता ही सबकी माँ है, तो अपनी माँ का मालिक कौन हो सकता है? वो तो जगत जननी है। इसलिए गौ माता के ही सानिध्य में और नंदी बाबा के ही संरक्षण में यह कार्य पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और सभी संतों ने इसकी कार्य योजना बनाई। अब आप इस कार्य योजना को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप माताएं भी अच्छे से ध्यान से सुने, क्योंकि